नहीं 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 नहीं, वह बस पानी की बोतल लेने सुपरमार्केट गया था कि तभी बाहर इंतजार कर रही उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गोली की आवाज सुनकर वह आदमी बाहर भागा। चूंकि यह उसका पहली बार किसी की हत्या करने का अनुभव था, वह इतना उत्तेजित था कि वहीं रुक गया और वहां पहुंचे आदमी ने उसे तुरंत घेर लिया। उस आदमी ने अपना नकाब उतार दिया और उससे भिड़ गया। स्थिति गंभीर देखकर बॉस को अपने आदमियों को वहां से भेजना पड़ा। फिर उसने भाई कियांग का चेहरा उतार दिया और भागने की तैयारी में खड़ा हो गया। अचानक वह पुलिस से टकरा गया और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की खून से लथपथ पड़ी थी, अभी भी बेहोश थी। जब तक उसकी पत्नी अस्पताल पहुंची, लड़की की मौत हो चुकी थी। दंपति सदमे में थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि गिरोह का सरगना अपने सबसे छोटे बेटे की परीक्षा ले रहा था। उसे अपने गिरोह में शामिल होने से पहले ऐसा करने के लिए कह रहा था और मासूम लड़की मारी गई। भाई क्यांग के लिए और भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि घटनास्थल पर निगरानी फुटेज और गवाहों की कमी के कारण चांगमाओ को हत्यारा साबित करने का कोई तरीका नहीं था। अब वह बस अपनी बरी होने और दोषमुक्त होने की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन दोनों आरोपों की कुल सजा सिर्फ 3 साल थी। भाई कियांग इस बात से बहुत दुखी हुए और उन्होंने तुरंत एक ऐसा फैसला लिया जो उनके पूर्वजों के खिलाफ था। उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन घटनास्थल पर न तो निगरानी फुटेज थी और न ही गवाह, इसलिए हत्यारे को अधिकतम 3 साल की सजा मिल सकती थी। इससे भाई कियांग बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी बेटी का बदला खुद ही ले लिया। आखिरकार उनके विरोधी पर लगे आरोप हटा दिए गए और चांगमाओ को बरी कर दिया गया। उन्हें क्या पता था कि चांगमाओ के भागते ही उनकी मौत नजदीक आ जाएगी। अदालत के बाद भाई कियांग अपनी कार में उनके पीछे पीछे गए। वह उनके पीछे एक बार तक गए जहां चांगमाओ जल्द ही दिखाई दिए। भाई कियांग ने जल्दी से कार स्टार्ट की और भाग गए, जिससे चांगमाओ कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें धक्का लग गया। भाई कियांग ने फिर अपना बेसबॉल बैट निकाला, लेकिन चांगमाओ उसे पहचान चुका था और भाई कियांग से दया की भीख मांग रहा था। लेकिन भाई कियांग उसे भला कैसे मौका दे सकते थे। उसने गेंद से वार किया, जिससे लंबे बालों वाला वह आदमी मांस के लोथड़े में बदल गया। जब तक उसका भाई हुआंगमाओ पहुंचा, तब तक छोटे भाई की सांसें थम चुकी थीं। वह समझ गया कि यह भाई कियांग ही होगा। उस दिन कियांग सड़क पर बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी हुआंगमाओ अपने एक छोटे भाई के साथ अचानक वहां पहुंच गया। सौभाग्य से कियांग की त्वरित प्रतिक्रिया ने बंदूक को दूर फेंक दिया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में जब वह एक कार के पीछे छोटे भाई की बंदूक आने का इंतजार कर रहा था, कियांग आगे बढ़ा और एक संयुक्त हवाई लड़ाई में उससे भिड़ गया, जिससे छोटा भाई असहाय हो गया। हुआंगमाओ को यह एहसास हुआ कि कियांग के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए एक गुजरती पुलिस की गाड़ी ने उसे पीछा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसकी नजर कियांग के गिरे हुए बटुए पर पड़ी। उस रात कियांग ने अपनी पत्नी के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। अपनी पत्नी को कुछ देर के लिए बाहर छुपाने के बाद उसे अचानक हुआंगमाओ और उसके पिता मिल गए। अपनी नियति जानते हुए कियांग ने उनसे अपनी पत्नी को छोड़ देने की विनती की। हालांकि गुस्से में आकर गिरोह के सरगना ने तुरंत गोली चला दी। हुआंगमाओ ने कियांग के सीने में गोली मार दी, फिर उसे फिर से गोली मारी और फिर भाग निकला। उसे क्या पता था कि कियांग न सिर्फ बच गया, बल्कि वहां पहुंचे शेरिफ ने उसे अस्पताल भी पहुंचाया। शेरिफ ने कियांग की दुर्दशा पर गहरी सहानुभूति व्यक्त की और उसे बदला न लेने की सलाह दी, यह कहते हुए कि वह पहले से ही हुआंगमाओ के अपराधों के सबूत इकट्ठा कर रहा है। लेकिन कियांग ने एक न सुनी। उसने लगन से पुनर्वास प्रशिक्षण लिया और एक देखभालकर्ता का वेश धारण करके अस्पताल से भागने के मौके का इंतजार करने लगा। फिर उसे उसका दोस्त मिला, जिसने उसे ढेर सारे हथियार मुहैया कराए। दूसरी ओर कियांग को पता चला कि कियांग अब भी उसका बेटा है और हुआंगमाओ के पकड़े जाने के बाद उसने औपचारिक रूप से अपना बदला लेने की योजना शुरू कर दी। वह आदमी अपनी पत्नी और बेटी के हत्यारे की पहचान करने के लिए अकेले ही गिरोह के मुख्यालय गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ान में ही गोली चला दी। बाद में भाई कियांग ने जानबूझकर गिरोह के नेता के बेटे को फोन करके उसे मामला सुलझाने के लिए किसी खास होटल में जाने के लिए नहीं कहा था। जब तक हुआंगमाओ वापस लौटा, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसने कोई दुहक नहीं जताया क्योंकि इससे उसे बढ़त मिल गई थी। इस बीच भाई कियांग वापस आ गया।
हुआंग माओ ने जल्दी से होटल ढूंढ लिया, लेकिन उसे भाई कियांग का कमरा नंबर नहीं पता था। वह कार की छत पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसे गोली मारी जा रही है। गोली ने न केवल भाई कियांग को मार डाला, बल्कि उसकी स्थिति भी उजागर कर दी। वह केवल अपने साथियों से लड़ और संघर्ष कर सकता था। सौभाग्य से हुआंग माओ की गोली भी अच्छी नहीं चली और वे दोनों सुरक्षित रूप से कार में सवार होकर उड़ान भरने में कामयाब रहे। लेकिन हुआंग माओ उसे जाने नहीं देने वाला था। उसने तुरंत उसका पीछा किया, दिन रात उसका पीछा किया। भाई कियांग की गुप्त योजना से अनजान, उसने अपने दोस्तों से अपने भाई ए ताई से संपर्क करवाया, जो एक गिरोह का सरगना भी था। लेकिन जाहिर है वह चुपचाप नहीं बैठने वाला था। दोनों एक मरम्मत की दुकान की ओर चल पड़े। ए ताई के आदमी प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। जब हुआंग माओ ने उनका पीछा किया तो उसके हाथ में गोली लग गई। हुआंग माओ के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे ही सभी ने अपनी सतर्कता कम की, हुआंग माओ ने दूसरी तरफ से अपनी कार उन पर चढ़ा दी। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सौभाग्य से एताई के असाधारण कौशल ने दो आदमियों को मार गिराया, लेकिन हुआंग माओ एक सेकंड बाद पहुंच गया और उन्हें मार गिराया। स्थिति गंभीर देखकर उसके साथी जाने को तैयार हुए, लेकिन अचानक हुआंग माओ ने, जो छाया में छिपा था, उन्हें गोली मार दी। तब तक हुआंग माओ, जो पहले ही खून से लथपथ हो चुका था, ने जल्दी से बाकी सभी को मार गिराया। तौशी को भी गोली मारी गई थी, लेकिन खलनायक अक्सर ज्यादा बोलने से मर जाते हैं। उसने अपनी मौत से पहले कियांग को अपमानित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कियांग ने एक पेचकस उठाया और उसे हुआंग माओ की गर्दन में घोंप दिया। तभी कियांग ने आखिरकार अपनी पत्नी और बेटी का बदला लिया। कुछ समय बाद शेरिफ और उसके आदमी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन अत्यधिक रक्तपात के कारण कियांग अपनी आंखें खो चुका था और परलोक में अपने परिवार के पास वापस चला गया।